रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 31। रुद्र और ध्रुव दोनों कुछ समय चलने के बाद गुरुकुल पहुंचे। वहां उन्होंने देर न करते हुए सीधे लाइब्रेरी में चले गए। वहां पर उनकी मुलाकात आचार्य इंद्रेश से हुआ। रुद्र और ध्रुव दोनों आचार्य इंद्रेश के पास चले गए और उनको प्रणाम किया। आचार्य इंद्रेश ने भी उनका प्रणाम स्वीकार किया। फिर आचार्य इंद्रेश ने रुद्र और ध्रुव से पूछा, अरे ध्रुव, रुद्र, तुम दोनों यहाँ? क्या तुम दोनों भी अपना युद्ध तकनीक लौटाने आए हो? जिस पर रुद्र और ध्रुव दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, फिर अपने अपने युद्ध तकनीक को बाहर निकाला और आचार्य इंद्रेश को दे दिया। आचार्य इंद्रेश ने ज्यादा कुछ ना सोचते हुए उन दोनों युद्ध तकनीक को ले लिया। फिर कुछ सोचते हुए आचार्य इंद्रेश रुद्र की तरफ देखकर बोले, रुद्र, क्या तुमने आग का बवंडर युद्ध तकनीक सीख लिया है? आचार्य इंद्रेश की बात सुनकर रुद्र ने अपना सर मजबूरी में हिला दिया। फिर उसने आचार्य इंद्रेश की तरफ देखकर मायूसी के साथ बोला, जी नहीं आचार्य, मुझे माफ कीजिए, मैं ये तकनीक सीख नहीं पाया। इस पर आचार्य इंद्रेश भी अपना सर मजबूरी में हिला दिया। फिर उन्होंने रुद्र से कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी यह युद्ध तकनीक बहुत कठिन था। दरअसल आग का बवंडर युद्ध तकनीक बहुत ही मुश्किल युद्ध तकनीक है। इसे बहुत ही कम लोग सीख पाए हैं, इसलिए उनको ज्यादा हैरानी नहीं हुई। इसके बाद रुद्र और ध्रुव ने आचार्य इंद्रेश को प्रणाम करते हुए बोला, आचार्य इंद्रेश, अब हम चलते हैं। इस पर आचार्य इंद्रेश ने उनको जाने की अनुमति दे दिए। फिर रुद्र और ध्रुव दोनों गुरुकुल से वापस लौट आए। गुरुकुल से आते वक्त रुद्र को याद आया कि उसने नीलांबर को वादा किया है कि वह नीलामी घर जाएगा। इसे याद करते ही रुद्र ध्रुव की तरफ देखकर बोला, ध्रुव, चलो, हमें एक और जगह जाना है। जिस पर ध्रुव आश्चर्यचकित होकर रुद्र की तरफ देखने लगा और फिर बोला, रुद्र भाई, हम कहाँ जाने वाले हैं? ध्रुव की बात सुनकर रुद्र ने अपना सर हिलाते हुए बोला, हम नीलामी घर रहे हैं। जिसे सुनकर ध्रुव रुद्र की तरफ देखकर बोला, रुद्र भाई, हम नीलामी घर क्यों जा रहे हैं? जिसे सुनकर रुद्र बोला, अरे ध्रुव, क्या तुम भूल गए, 1 महीने पहले मैंने नीलांबर से वादा किया था कि मैं नीलामी घर जाऊंगा। जब ध्रुव ने रुद्र की बात सुनी तो उसको भी याद आया कि रुद्र ने नीलांबर को वादा किया है कि वह उससे मिलने जाएगा। इसके बाद वह रुद्र के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद रुद्र और ध्रुव दोनों मिलकर नीलामी घर की तरफ चले गए। वह दोनों जब नीलामी घर पहुंचे, वहां पर नीलांबर उन्हीं का ही इंतजार कर रहा था। जब नीलांबर उन दोनों को देखकर खुश हो गया, फिर उसने बड़ी इज्जत के साथ रुद्र और ध्रुव को बैठने का इशारा किया। फिर उसने रुद्र और ध्रुव का हालचाल पूछा। फिर कुछ समय इधर उधर की बातें करने के बाद नीलांबर ने रुद्र से हिचकते हुए पूछा, दोस्त रुद्रांश, क्या आपके गुरु राजकुमार के इलाज के लिए मान गए? जिस पर रुद्रांश थोड़ा गंभीर स्वर में बोला, देखिए वरिष्ठ, आपको पता ही है कि किसी महान वैद्य को मनाना कितना मुश्किल होता है। मेरे गुरु का कहना है कि इतनी कमजोर इंसान के लिए उनको बुलाना उनकी बेइज्जती है। इसलिए उन्होंने कहा कि उनकी जगह मैं राजकुमार का इलाज करूं। जिसे सुनकर नीलांबर निशब्द रह गया। उसने मन ही मन सोचा, कमजोर इंसान, अगर राजकुमार इतना कमजोर है तब वह वैद्य कितने उच्च स्तर पर होंगे। वह ये सोचने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे कि रुद्र का गुरु इस दुनिया में कितना बड़ा अस्तित्व होगा। फिर उसने रुद्र इसकी तरफ देखकर थोड़ा मजबूरी भरी मुस्कान के साथ बोला, देखो दोस्त रुद्र, मेरी बातों का बुरा मत मानना, मगर क्या आप सच में राजकुमार का इलाज कर पाएंगे? क्योंकि उनका इलाज शक्ति नगर राज्य के सबसे बड़े वैद्य, जो कि एक तीसरे स्तर के वैद्य हैं, वह भी नहीं कर पाए थे। नीलांबर की बात सुनकर रुद्र को थोड़ा गुस्सा आ गया और फिर उसने गुस्से भरी आवाज में बोला, नीलांबर जी, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे गुरु की तालीम का भी बेइज्जती कर रहे हैं। आपको पता भी है, जो गोली मैंने आपको दी थी वह एक पहले स्तर की गोली थी।
अब आप खुद ही सोचिए, जिस गुरु के पहले स्तर की गोली आपके राजकुमार को इतनी राहत दे सकती है जो तीसरे स्तर के वैद्य की गोलियों ने भी नहीं दिया था, तो क्या उसके शिष्य में इतनी भी गुण नहीं होगा कि वह राजकुमार का इलाज कर पाए। दरअसल रुद्र नीलांबर को ये सभी बातें नहीं बताना चाहता था, पर वह कुछ कर भी नहीं सकता था। अब वह अपने गुरु को तो ला नहीं सकता, इसलिए खुद ही जाना चाहता था राजकुमार का इलाज करने। जब नीलांबर ने रुद्र को गुस्सा होता हुआ देखा, तब उसने एक झूठी मुस्कान के साथ बोला, अरे दोस्त रुद्र, आप तो बुरा मान गए। देखिए, मैं आपकी या आपके गुरु की बेइज्जती नहीं कर रहा था। बस मैं आपसे एक आश्वासन चाहता था। फिर कुछ समय रुककर नीलांबर आगे बोला, आपको गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप राजकुमार का इलाज कर सकते हैं। जब रुद्र ने नीलांबर की बात सुनी, तब वह मन ही मन खुश हो गया। दरअसल जब रुद्रांश पिछली बार नीलांबर के मुंह से बर्फीला मोती और आत्मशक्ति पौधे का नाम सुना, तब उसके मन में लालच आ गया। दरअसल ये दोनों चीजें बहुत ही दुर्लभ होती है। आत्मशक्ति पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसका एक भी पत्ता किसी भी वैद्य की आत्मशक्ति को बढ़ाने में मदद करता है, जबकि बर्फीला मोती नेत्र ज्वाला अग्नि को काबू में करने के लिए उपयोगी हो सकती थी। इसलिए वह किसी भी हालत में ये दोनों चीजें हासिल करना चाहत था। नीलांबर की बात पर रुद्र झूठ मूठ का गुरूर दिखाते हुए नीलांबर से बोला, ठीक है, क्योंकि आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपके साथ चलूंगा। जब नीलंबन ने रुद्र की बात सुनी तो उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ी। फिर मन ही मन खुद से बोला, शुक्र है रुद्र मान गया। फिर उसने रुद्र की तरफ देखकर बोला, धन्यवाद दोस्त रुद्र, मेरी बात मानने के लिए। जिस पर रुद्र ने अपना सर हिला दिया। वह दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी बाहर से कुछ आवाज आई, जिसे सुनकर नीलांबर सोचने लगा, ये तो किसी के आने की आवाज है, क्या ये ज्ञानदेव हो सकता है। दरअसल नीलांबर ने पहले महामंत्री को बता दिया था कि रुद्र आज नीलामी घर आएगा, जिसे सुनकर महामंत्री ज्ञानदेव खुद नीलामी घर आना चाहते थे। इसलिए नीलांबर को लगा कि यह महामंत्री हो सकते हैं, और नीलांबर को उन उपहार के बारे में भी महामंत्री जी ने ही रुद्र को बताने को बोला था। नीलांबर ने आवाज सुनकर रुद्र से मुस्कुराते हुए बोला, माफ कीजिए दोस्त रुद्र, मैं थोड़ा बाहर देख कर आता हूँ। इतना कहकर वह उठ खड़े हुए, जिस पर रुद्र ने अपन सर हिला दिया, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर नीलांबर वहां से चला गया। कुछ समय बाद इस कमरे में जहां पर ध्रुव और रुद्र बैठे थे, वहां पर दो लोगों की आने की आवाजें सुनाई दिया। फिर कुछ पलों बाद वहां पर नीलांबर और महामंत्री आ गए। जब महामंत्री अंदर आए तब उन्होंने रुद्र और ध्रुव को देखा। उन दोनों को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जब उन्होंने रुद्र को देखा तब उन्होंने उसकी आत्मीय ऊर्जा को महसूस कर लिया था। वह इस बात से आश्चर्यचकित थे कि रुद्र का आत्मा ऊर्जा किसी दूसरे स्तर के वैद्य जितना ताकतवर महसूस हो रही थी। वह इस बात से ज्यादा हैरान नहीं थे। दरअसल उनकी हैरानी की वजह यह थी कि रुद्र दिखने में किसी 13 से 14 साल का बच्चा लग रहा था। वह उन दोनों को देखकर हैरान ही थे कि तभी नीलांबर ने उनका परिचय करवाते हुए महामंत्री से बोले, महामंत्री ज्ञानदेव, यह है दोस्त रुद्र। यही है वह जिसने वह गोली नीलामी करवाई थी। और रुद्र, यह है शक्तिनगर राज्य के महामंत्री। जिसे सुनकर ज्ञानदेव अपने होश में आए। फिर उन्होंने रुद्र की तरफ एक मुस्कुराहट के साथ देखा। इधर जब रुद्र ने महामंत्री का परिचय सुना तब उसने खड़े होते हुए उनको प्रणाम किया, जिस पर महामंत्री ने भी बड़ी में विनम्रता के साथ उसका प्रणाम स्वीकार किया। फिर उन्होंने एक मुस्कान के साथ रुद्र को देखकर बोले, तो आप हैं जिनके महान गुरु ने वह गोली बनाई थी। जिस पर रुद्र बड़े विनम्रता के साथ बोला, जी बिल्कुल, वह मेरे ही गुरु थे। जिसे सुनकर ज्ञानदेव बहुत खुश हो गए। फिर उन्होंने रुद्र की तरफ देखकर बोले, वैसे दोस्त रुद्र, नीलांबर ने मुझे कहा कि आप ही राजकुमार का इलाज करेंगे। क्या ये सच है? जिस पर रुद्र ने अपना सर हाँ में हिला दिया।
दरअसल ज्ञानदेव को नीलांबर ने पहले ही सब कुछ बता दिया था, पर ज्ञानदेव ने इस पर कोई भी आपत्ति नहीं जताई। उनको ये पता था कि इतने बड़े विद्या का शिष्य भी एक चमत्कारी विद्या ही होगा। जब ज्ञानदेव ने रुद्र को अपना सर हमें हिलाते हुए देखा, तब उनके चेहरे पर एक खुशी से भरी मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने रुद्र से बोले, बहुत बढ़िया। तो दोस्त रुद्र, आप कब महल जाना चाहेंगे? जिस पर रुद्रांश बोला, देखिए वरिष्ठ, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। क्या हम अभी राजमहल जा सकते हैं? जिसे सुनकर ज्ञानदेव और भी ज्यादा खुश हो गए। फिर उन्होंने रुद्र की तरफ देखकर बोले, जी बिल्कुल, आप कृपया मेरे साथ चलें। इतना कहकर वो आगे चलने लगे। जिसे सुनकर रुद्र वहां से उठा, फिर महामंत्री के साथ जाने लगा। उसके साथ ध्रुव भी जाने लगा। रास्ते में चलते समय महामंत्री रुद्र को ही देख रहा था। फिर उसने कुछ सोचते हुए रुद्र की तरफ देखकर बोला, वैसे दोस्त रुद्र, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? जिस पर रुद्रांश ने अपना सर हिला दिया। इसे देखकर ज्ञानदेव ने रुद्र से पूछा, दोस्त रुद्र, आप किस स्तर वैद्य है? जब रुद्र ने ज्ञानदेव की बात सुनी, तब उसने ज्यादा कुछ ना सोचते हुए बोल दिया, मैं एक दूसरे स्तर का वैद्य हूँ। जब ज्ञानदेव ने रुद्र की बात सुनी, तब उनको ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पहले से ही यह अनुमान लग गया था कि रुद्र एक दूसरे स्तर का वैद्य होता है। इधर जब नीलांबर ने रुद्र की बात सुनी, तब उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गया। उसे यह यकीन नहीं हो रहा था कि इतना छोटा बच्चा एक दूसरे स्तर का वैद्य हो सकता है। इधर कुछ समय चलने के बाद सभी एक घोड़ा गाड़ी के सामने आकर खड़े हो गए। फिर ज्ञानदेव ने रुद्र से बोला, दोस्त रुद्र, आप कृपया घोड़ा गाड़ी पर बैठा जाएं। जिस पर रुद्र और ध्रुव दोनों अपना कर हिलाते हुए गाड़ी पर बैठ गए। फिर ज्ञानदेव भी बैठ गए और सभी राजमहल की तरफ चल दिए। इधर जब रुद्र राजमहल की तरफ जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक सुनसान घाटी पर दो काले कपड़े पहने व्यक्ति शक्तिनगर राज्य की सीमा पर पहुंच चुके थे। उन दोनों के शरीर में से बहुत ही बुरी आभा निकल रही थी, जिसे देखकर कोई भी यह समझ जाता कि यह सब काली शक्तियों उपासक है। वह दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। उन दोनों में से एक बोला, भाई जलांगा, लीडर को इसी राज्य पर वह शक्ति महसूस हुई थी, है ना? जिस पर दूसरा व्यक्ति, जिसका नाम जनलांग था, उसने कहा, हाँ, और हमें उस चीज को ढूंढना पड़ेगा। इतना कहकर वह दोनों आगे बढ़ने लगे। वह दोनों आगे बढ़े ही थे कि तभी वहां पर एक आवाज सुनाई दिया, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? जब उन दोनों ने आवाज की तरफ देखा, तब उनको एक नकाबपोश इंसान दिखाई दिया। जब हम दोनों ने उसको देखा, तब उन दोनों में से एक ने कहा, कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? जिस पर वह इंसान एक शैतानी हंसी के साथ बोला, क्या चाहिए? हाँ हाँ हाँ। फिर वह एक शैतानी आवाज के साथ बोला, तुम्हारी जान। जिसे सुनकर दोनों की आंखें गुस्से से लाल हो गया। फिर उनमें से एक, जिसका नाम जलांग था, उसने एक शैतानी हंसी के साथ बोला, हमारी जान। तुझे पता भी है हम कौन हैं? हम काली शक्तियों के उपासक हैं। अगर अपनी जान बचाना चाहता है तो यहाँ से चला जा, नहीं तो तू तो मारेगा ही। तेरे साथ तेरे परिवार के सभी लोग भी मर जाएंगे। जिस पर वह इंसान हंसते हुए बोला, ओ अच्छा, चलो देखते हैं। फिर उसके चेहरे पर बेरहमी आ गई। फिर उसने गुस्से में अपने हाथों से शक्तियां निकलते हुए एक हमले की तैयारी करने लगा। जब उन काले कपड़े पहने इंसानों ने उस हमले देखा, तब उस हमले को देखकर उन दोनों के चेहरे पर डर नजर आने लगी। उनमें से एक ने हकलाते हुए कहा, पृथ्वी स्तर का योद्धा। फिर उन दोनों ने अपने आप को संभाला और अपने दांत पीसते हुए अपना हमला तैयार करने लगे। दरअसल दोनों योद्धा अनाहत चक्रीय थे, इसलिए उनका डरना स्वाभाविक था। जब उस नकाबपोश योद्धा ने दोनों को हमला तैयार करते हुए देखा, तब उसने एक शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, महज अनाहत चक्रीय योद्धा और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझ पर हमला करोगे?
इतना कहकर उसने अपने हमले में और भी ज्यादा शक्तियां भरनी शुरू कर दी। कुछ ही पलों में उसका हमला तैयार हो गया। फिर उसने उस हमले को दोनों काले कपड़े पहने व्यक्ति की तरफ भेजते हुए बोला, सुनहरे बाघ का पंजा। उसके इतना कहते ही आसमान में एक दहाड़ सुनाई दिया। फिर आसमान से एक सुनहरा पंजा निकाल कर आया, जो कि देखने में किसी बाघ के पंजे जैसा दिख रहा था। जब उन काले कपड़े पहने इंसानों ने उस हमले को देख, तब उनके चेहरे पर डर नजर आने लगा। फिर उन दोनों ने अपना हमला तैयार करते हुए कहा, काले फरसे का हमला। फिर उन दोनों ने अपना हमला उस हमले पर कर दिया, जिस वजह से आसमान से एक काला फरसा निकलकर उस पंजे से टकरा गया। ये काला फरसा उन दोनों व्यक्तियों की मिली जुली ताकत से बनी थी। फिर वहां पर एक बड़ा धमका हुआ, इसमें वह काला फरसा नष्ट हो गया। फिर वह बाघ का पंजा उन काले फरसे को नष्ट करके उन दोनों के ऊपर गिर गया, जिससे उन दोनों का शरीर कई टुकड़ों में फट गया और उसकी वहीं पर ही मौत हो गई। उन दोनों को चिक निकालने तक का भी मौका नहीं मिला। इसके बाद उस नकाबपोश इंसान ने एक गहरी सांस छोड़ी और फिर अपने चेहरे पर चिंता लाते हुए वहां से चला गया। इधर दूसरी तरफ रुद्र और बाकी सब राजमहल पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते ही महामंत्री रुद्र और ध्रुव को महाराज के पास ले गए। तो क्या होगा आगे, क्या रुद्र कर पाएगा राजकुमार का इलाज? कौन थे वह काले कपड़े पहने व्यक्ति और किसने मारा उन्हें?